बाहर नहीं भी आना चाहती थी। और फरहाना का मेरा इक्वेशन ऐसे ही रहा डे 1 से, जब शहबाज का लड़ाई चल रहा था और इन बिटवीन उसने बोला था कि तुम अपने भोजपुरी स्टाफ को बुला लाओ, बहुत सारा चीज़ खराब ही रहा है उस घर में। अशनूर थोड़ी ऐसी है वैसी है, मतलब उस वे में हम लोग चले गए। और वर्ड्स तो ये नहीं थे आपके मतलब हाँ, मैंने वहाँ पे गलत बोला, लेकिन हाँ सिर्फ मैं गलत थी ये भी नहीं है। वहाँ पे 3 लोग थे जो कि गलत है, जैसे कि मैं, तानिया और मैम। फिर तानिया ने क्या किया, वो मेरे ऊपर थोप रही थी कि इसने सबसे ज़्यादा बोला है। मैं बोली कि यार ऐसा नहीं है, मैंने ज़्यादा नहीं बोला है, उल्टा तुम बकवास ज़्यादा कर रहे थे। मैं उसको बोलती तुम क्या, तुम्हारे पास 2-3 पर्सनालिटी है क्या, तुम्हारा समझ ही में नहीं आता तुम हो क्या चीज़। मुझे कभी ये नहीं लगता था कि वो राजा घर से या ऐसा सो कॉल्ड अंबानी घर से, मुझे ये नहीं लगता है, अभी भी नहीं लगता है। ओके, तो आपको क्या लगता है 2 चेहरे के साथ वहाँ पे गौरव के अलावा और कौन है? फिर अमाल भी है। अब जीशान सर के प्लेट से पूरी ले लिया गया था, बहुत ही वाहियात था, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस टाइम। एक झटके में 2-3 लोगों को निकाल दूंगी, जैसे कि मालती, प्रणीत, अशनूर, फरहाना। पवन जी की वजह से मुझे बहुत हाइप मिला है, और या तो खेसारी जी की वजह से बहुत हाइप मिला है, लेकिन मेरा इंडिविजुअल भी है। मेरे गाने को देखोगे तो मेरे गाने में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चुभुर चुभुर का क्या मीनिंग निकलता है? उसका मतलब है बैगन। यार आप भी तो ऐसे सवाल कर रहे हो मेरे से, मैं कहाँ से जवाब दूँ। अच्छा, एक गाने का आपने जब जिक्र किया तो करिया साड़ी में फॉर्चूनर, काला साड़ी में फॉर्चूनर लगूंगी, मतलब फॉर्चूनर को कंपेयर कर रही है अपने आप को, तो क्या गलत है उसमें। डबल मीनिंग नहीं है, लेकिन लग रहा है नहीं। और उनमें वो खटिए पे लेट के वो जो डांस स्टेप कर रहे हैं वो देखने में अजीब लगता है। वो उनका स्टाइल था, उनका पैटर्न है, वो राजा है, इंसान है, वो कुछ भी करे उसमें हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। सच्ची बताओ मुझे वो स्टेप फनी लगता है। हाय नीलम। हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे बताइए, बिग बॉस से बाहर आने के बाद सब कुछ जैसा सोचा था वैसे ही चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, दुनिया एकदम से पलट सी गई है, और बहुत प्यार मिल रहा है बाहर आकर, और सब लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। और मैं खुद भी नहीं सोची थी कि मैं उस घर में जाऊंगी, बिग बॉस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं जाऊंगी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और इतना दिन रहने के बाद 11 वीक्स मैंने कंप्लीट किया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एविक्शन हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आकर, लेकिन मैं बाहर नहीं भी आना चाहती थी। अगर सही मायने में आप पूछे तो मुझे बाहर आने का कोई मन नहीं था। और वो इविक्शन भी इतना सैड रहा है मेरे लिए, तो बहुत ही सैड रहा है, क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि लोग मेरे से कितना कनेक्ट कर चुके उस घर में। तो वो एहसास बहुत कीमती है मेरे लिए। लोग मेरे से बहुत प्यार करने लगे थे, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे और आगे तक जाना चाहिए था या जीतना चाहिए था, ये भी के बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल। ऑब्वियसली सैड तो है ही, क्योंकि आप जिस हिसाब से सोचा था, लेकिन जैसे आपने इमेज सोची थी कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाने के बाद आर्टिस्ट का हर रूप सामने आता है, फिर वो पॉजिटिव में बनता है या नेगेटिव में बनता है, उसके बाद आपको उससे डील करना होता है। आपको क्या आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आपको प्यार मिल रहा है लोगों का, लेकिन आपने ये सोचा था कि ये इमेज, या आप प्रिकॉशन थी कि नहीं इस तरह की इमेज नहीं रखना है, या ये सारी चीज़ें थी? प्रिकॉशन और प्लानिंग से तो मैं गई ही नहीं थी। एक चीज़ मेरे दिमाग में था कि मैं अगर बिग बॉस में जाऊंगी तो मैं रियल ही रहूंगी, और मैं ना कोई स्ट्रैटेजी ना कोई एक्टिंग, मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था। और घर से निकलने के बाद मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। थोड़ा सा मैं घबरा रही थी कि पता नहीं बाहर क्या दिख कर आ रहा है या बाहर क्या जा रहा है, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और मेरी छवि ही बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही थी, ऊपर से प्रेशर ये भी था कि मम्मी पापा देख रहे हैं, कुछ गलत ना चला जाए। इनफैक्ट मजाक करते करते भी कोई चीज़ लाइन क्रॉस ना कर जाए। लेकिन वो घर ऐसा है ना कि दिमाग एकदम से ब्लॉक हो जाता है वहाँ जाकर। हम सोचते बहुत कुछ है, लेकिन हो नहीं पाता है वो सारी चीज़ें। ऐसा सिचुएशन आ जाता है या ऐसा माहौल बन जाता है वहाँ पे कि इंसान एकदम से फंस सा जाता है, और फिर उस टाइम वो क्या करता है फिर उसके ऊपर हो जाता है। तो ओवरऑल अच्छा ही रहा है, मेरे लिए तो अच्छा ही रहा है। बिग बॉस बहुत पॉजिटिव ही रहा है।
राइट, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से आती है, तो हर बार उनकी कोशिश होती है कि वहाँ से उस इंडस्ट्री से एक किसी को लाया जाए, और अभी तक तो कोई जीत नहीं पाया है, बट कोशिश ये रहती है कि एक इमेज बने, एक चीज़। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी सिनेमा के जिस फेस आप बनकर गए थे उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया आपने? जी, बिल्कुल मैंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छा किया है और कम से कम मैंने लांछन तो नहीं लगने दिया है अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर लांछन तो नहीं आने दिए। इतना तो मैं लिहाज़ रखी हूँ कि कोई कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया। हाँ, 1-2 बार कुछ लोग ने कुछ कमेंट किए थे लेकिन उसके लिए भी सब लोग उससे लड़ गए थे। मैं तो लड़ी थी और सारे लोग लड़ गए थे। मतलब लोग इतना सीरियस भी अपने-अपने काम को लेकर किस इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं? लाइक फरहाना ने एक टाइम मुझे बोला था कि जब शहबाज का लड़ाई चल रहा था और इन बिटवीन उसने बोला था कि तुम अपने भोजपुरी स्टाफ को बुला लाओ। तो फिर उस पे फिर बहुत बहसबाजी मेरी उसकी तू मैं और फरहाना का मेरा एक क्वेश्चन ऐसे ही रहा डे वन से। बहुत सारा चीज़ खराब ही रहा है उस घर में, मेरा उससे कुछ अच्छा मोमेंट ही नहीं रहा है उस घर में। तो फरहाना वहाँ पे एक एक ही शब्द बोली थी भोजपुरी स्टाफ, जिसके लिए वो उसको इतने फटके मिले। सलमान सर ने भी उसको बहुत कुछ सुनाया जो कि बहुत अच्छा किया। अगर उसको नहीं रोकते तो शायद वो कल कुछ और बोल जाती, क्योंकि उसको तो खुद भी नहीं पता कि वो क्या बोल रही है। और मैं बहुत अप्रिशिएट की कि जब सर ने उस पे एक्शन लिया उस एक सेंटेंस पे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि चलो मैं तो बोली सर ने भी जस्टिफाई कर दिया, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि लोग अपने काम को लेके इतना सीरियस है। मेरा एक छवि है भोजपुरी इंडस्ट्री में और उस छवि को मैं लेके अंदर जा रही हूँ और मेरे ऊपर इतना प्रेशर भी है कि मेरे को सही से सब कुछ रखना है और दिखाना भी है, उसको गलत वे में भी नहीं ले जाना है। नहीं तो फिर लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा देते कि यार तुम अंदर जाके नाक कटवा दी, सब रोंद दी, सब छीछा लेदर करके आ गए। तो वो इतना प्रेशर था ना मेरे ऊपर कि वो प्रेशर में भी मैं बहुत अच्छे से रहती थी वहाँ पे कि कभी बिलो द बेल्ट मैंने कोई चीज़ नहीं बोला भी तो एक्शन का रिएक्शन दिया। मतलब कभी खुद से जाके किसी को कभी कुछ नहीं कहा। जो आपने अशनूर के लिए कहा था उसकी सफाई दे रही है? जी बिल्कुल। वो इंसिडेंट ऐसा था कि लाइक जैसे कि हम लोग का नाम भी मिला है कि चुगली, जो हम लोग रात भर करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 सहेलियाँ जब मिलती हैं या 2-3 सहेलियाँ जब भी मिलती है तो चुगली तो हो ही जाती है। मतलब लड़कियों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही नेचर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब लोगों का है, लेकिन फिर भी 50-60% तो लड़की लोग चुगली करती ही हैं, सारे लोग जो भी फ्रेंड्स मिलते हैं। तो उस चीज़ में हम लोग क्या किए कि सभी लोग सबके बारे में बात कर रहे थे। जैसे होता है ना कि यार मृदुल कैसा लड़का है या फलाना कैसा है, तो इसी करते करते यही चीज़ करते करते हम लोग बोले कि यार अशनूर थोड़ी ऐसी है वैसी है, मतलब उस वे में हम लोग चले गए। और फिर नहीं, वर्ड्स तो ये नहीं थे आपके। मतलब हाँ ऑब्वियसली ये नहीं थे लेकिन मैंने वहाँ पे गलत बोला, जिसके लिए मैं उसको तुरंत जाके सॉरी भी बोली। लेकिन हाँ, सिर्फ मैं गलत थी ये भी नहीं है, वहाँ पे 3 लोग थे जो कि गलत है, जैसे कि मैं, तानिया और मैम। तीनों बराबर के भागीदार है। ऐसा नहीं कि मैंने ही बोला। अगर मैंने बोला तो उनको रोकना चाहिए था मुझे, या तो वो बोल रही है तो तीसरे को रोकना चाहिए था। कोई एक दूसरे को रोके नहीं, सब मजे ले रहे थे। तो उस वक्त समझ नहीं आया और बात करते करते, मतलब उस बात को करते करते ज़्यादा ही हम लोग बोल बैठे, जहाँ मुझसे भी भूल हो गई और जिस चीज़ के लिए मैंने भी उससे माफ़ी मांगा। सर ने भी बहुत डांटा और जब वो डांट रहे थे तो मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि यार मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं किसी के बॉडी पे कमेंट पास कर रही हूँ या किसी ये की ऐसा रियलाइजेशन हुआ आपको? बहुत बहुत हुआ, बहुत एहसास हुआ मुझे उस चीज़ का। और उस वक्त भी तानिया ने क्या किया, वो मेरे ऊपर थोप रही थी कि इसने सबसे ज़्यादा बोला है। मैं बोली कि यार ऐसा नहीं है, मैंने ज़्यादा नहीं बोला है, उल्टा तुम बकवास ज़्यादा कर रहे थे। वहाँ भी थोड़ा बहुत तू मैं हम लोगों का चल रहा था कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने ही सब कुछ किया है, तुम भी तो कर रहे थे, तुम ये इल्ज़ाम मेरे पे पूरा पूरा नहीं थोप सकते हो। तो फिर बाद में जाके मैंने उसको बोला कि मैंने तो उसको सॉरी बोल दिया, तानिया तुम उसको जाके सॉरी बोल दो। तो बोलती है कि मैंने बोल दिया ना सर के सामने। हम बोले ऐसे नहीं होता है, तुम उसको पर्सनली जाओ, उसको सॉरी बोलो। तो उस चीज़ पे भी सवाल उठा कि नीलम ने तो सॉरी भी बोल दिया, लेकिन इसने क्या किया, इसने जाके अभिषेक को सॉरी बोल दिया। तो मैं बोली तुम्हारा क्रैक है क्या दिमाग है, उसको जाके सॉरी क्यों बोल रही, इसको बोलो। तो नहीं मैंने उसको बोल दिया तो ठीक है ना यार, उसको बोली जाए उसको बोले, एक ही बात है। बोला एक ही बात नहीं है, हम लोग अभिषेक का बात नहीं कर रहे थे, हम लोग तानिया की बात अशनूर की बातें कर रहे थे। तो वहाँ भी उसने गड़बड़ कर दिया और अभी भी शायद वो सॉरी नहीं बोली है।
क्या पर्सनालिटी क्या है तान्या की, अगर आप एक्सप्लेन कर सके, साथ में रही हैं, जिस तरह की वो बातें करती है, जिस तरह की चीज़ें करती है, क्या पर्सनालिटी उनके साथ, क्या समझ रखती हैं आप? पर्सनैलिटी उसकी केयरिंग है, अच्छी है। लेकिन एक सच सच अगर आप मुझसे सच में जानना चाहते हो ना, तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ उसको लेकर कि रियल में वो क्या है। दोस्त है, मैं मानती हूँ वो दोस्त है और आजीवन दोस्ती दोस्ती रहेगी। लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसके लिए कि एग्जैक्टली वो है क्या। अब बाहर आएगी तो समझ में आएगा कि अम, कभी बहुत मतलब बहुत गुमराह हो जाती हूँ मैं उसके उस उसको जैसे मैं नोटिस करती हूँ ना, तो मैं गुमराह होने लगती हूँ कि मुझे समझ ही में नहीं आता है। कभी रोएगी तो कभी एकदम से रोएगी नहीं, कभी खुश रहेगी तो कभी एकदम गिल्टी में चली जाएगी, गिल्ट में इतना चली जाएगी, फिर उसी में बीच में हंस देगी। तो मतलब मैं उसको बोलती तुम क्या, तुम्हारे पास दो तीन पर्सनालिटी है क्या, तुम्हारा समझ ही में नहीं आता तुम हो क्या चीज़। जैसे हम लोगों के साथ ऐसा है कि अब अभी मुझे रोना है तो रो दिए, और तुरंत गुस्सा है तो गुस्सा हो गए। उसका समझ ही नहीं आता है कि उसका एक गुस्सा 3-3 दिन तक रहता है। और फिर अगर उससे पूछा जाए कि क्या हुआ तानिया, तो वो बात से मैं गुस्सा हूँ। मतलब अरे अभी तक तुम्हारा गुस्सा चल ही रहा है, सदियों तक तुम्हारा गुस्सा ही चलेगा या जो भी चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर कम शब्दों में उसको डिफाइन किया जाए तो केयरिंग है, और ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है, और डिसिप्लिन है उसमें, और बातें बहुत अच्छी अच्छी करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है जो कि सबको पता है। बस वो बातें सच हो जाए, मैं उस पर भी आऊँगी। और उसका गिविंग नेचर है। हम्म। ओके, लेकिन आपने पता लगाने की कोशिश की जो बातें करती है कितनी सच्चाई है? अगर जैसे बाहर में आए ना, तो पहले तो मैं अपने परिवार में ही बिजी थी, और मेरे मन में एक बार भी ये नहीं आया कि मैं तान्या के बारे में रिसर्च करूं या उसके बारे में जानूं कि वो कैसी है। क्योंकि देखो मीडिया में ना बहुत सारी बातें हैं, तो किस पे यकीन करना है और किस पे यकीन नहीं करना है वो भी मुझे नहीं पता। मैं बस उसका वेट कर रही हूँ कि वो जिस दिन आएगी, और जब मैं उससे मिलूंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाहर बात करेंगे उसके साथ, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे सवाल है उसको लेकर कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या और किस लिए हुआ। या तो ये सिर्फ गेम के लिए था, तुम्हारा ये एंगल तुम गेम के लिए दिखा रही थी। अगर गेम के लिए दिखा रही थी तो भाई तुम तो वो चार चांद लगा दी फिर तो गेम के हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो है, वो अच्छे घर से बिलोंग जरूर करती है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत मतलब राजा घराने से नहीं है। हाँ, जिस हिसाब से जिस बताए। हिसाब से उसका रहना सहना था ना घर में, तो उससे ये लगता था कि अच्छे घर से बिलोंग करती है। जिस हिसाब से वो ड्रेसअप करती थी या जो भी बातें करती थी, ऐसा लगता था कि संस्कारी घर से है। डेफिनेटली घर भी अच्छा है, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगता था कि वो राजा घर से या ऐसा सो कॉल्ड अंबानी घर से। मुझे ये नहीं लगता है, अभी भी नहीं लगता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो निकली निकले वैसी। इससे क्या फायदा होगा आपका? फायदा यार, बहुत लोगों का मुंह बंद हो जाएगा ना। मेरे लिए तो अच्छा है, सब लोग मुझे बोलेंगे यार तुम उसके झांसे में रहते हो, तुम यकीन कर लेते हो। तो मैं चाहती हूँ कि लोग भी यकीन करें और वो रियली ऐसा पर्सनालिटी उभर के बाहर आए। क्योंकि उसकी दोस्ती के चलते आपके ऊपर भी लगा कि यस, कि आप अपनी गेम नहीं दिखा पाई, आप अपने आप को ट्रू उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाई। सोचते हैं आप, ऐसा समझते हैं? अगर जैसे ना फर्स्ट एंड सेकेंड वीक मेरे लिए बहुत टफ था। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खाली यही सोच रही थी मैं यहाँ कैसे आ गई। पहले तो मैं उसमें ही जी रही थी कि मैं यहाँ कैसे आ गई, और मैं नर्वस भी थी, और बहुत सारे लोग थे वहाँ, मैं अलग अलग पर्सनालिटी के लोग। तो मैं ना एक वीक या सेकेंड वीक खुद को एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी उस जगह। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो इसका मतलब बिग बॉस का हर एक दिन सुहाना बने, ये मेरे बैक ऑफ माइंड चलता था कि नहीं मुझे उठना है, डांस करना, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें करनी है। मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर थे, बाहर के भी प्रेशर थे। तो फिर मैं बकअप हुई कि चलो यार अब कुछ करते हैं। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाया, मैं जैसी हूँ वैसी ही मैं निकल के आई। फिर मैंने बोलना चालू किया, मजाक करना चालू किया, रिलेशंस बने, दोस्ती बनी, दुश्मनी बने। तो फिर जाके वो चीज़ बाहर आने लगी कि मैं कैसी हूँ नहीं हूँ। कई लोग मुझे ये भी बोलते कि आप ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट हो, आप चीज़ों को बहुत लेट समझते हो, उम्मीदें बहुत रखते हो, समझ नहीं पाते हो, बहुत सारी चीज़ें मुझे बोला गया। लेकिन ठीक है, मैं ऐसी हूँ तो मैं फिर क्या करूँ। ओके। जैसे कि आपका जो
इनिशियल दौर था जहाँ आप समझ नहीं पा रही थी, गेम नहीं समझ पा रही थी, मुझे ये बताइए कि हम जो शो देख रहे थे, क्या वो पूरा सब कुछ वैसे ही था, या जैसा आपने कहा कि फरहाना ने आपको भोजपुरी इंडस्ट्री कह के बुलाया था जब वो सारी चीज़ें कही थी, तो क्या उस तरह की बायस कुछ नेचर था लोगों का, उस तरह रवैया था जो आपको दूर रखे हुए था, ऐसा कुछ था जो हमने नहीं देखा हाँ, शो में? मैं एक बात ये बोल सकती हूँ। जब मैं शुरुआत में जो फर्स्ट और सेकंड वीक था ना, जब मैं बहुत शांत थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, उसी वक्त मुझे एक चीज़ मतलब महसूस हुआ कि जैसे अभिषेक, असनूर, अपना क्या नाम है, अवेज, नगमा एंड नटालिया, ये लोग जो थे ना, प्रणीत, तो ये लोग बहुत एक कॉर्नर रहते थे और ये लोग एक दूसरे के साथ इतना बात करने में बिजी रहते थे और बहुत इंग्लिश इंग्लिश बोलते थे। और मैं जब जाती थी ना तो वो लोग, मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि थोड़ा वो लोग नहीं, कम इंटरेस्टेड है या नहीं मुझे समझ पा रहे हैं। क्या कॉर्नर वाली फीलिंग? हाँ, थोड़ा कॉर्नर वाला फीलिंग आया, इसीलिए मैं उस दिन रोने भी लग गई कि मुझे समझ, मैंने बोला ना कि यार मैं बात करने जाती हूँ लेकिन अगले बात ही नहीं करना चाहते मेरे से, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे उनको एंटरटेन करूँ, क्योंकि एकदम से किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते ना, आप स्पेस दोगे तभी तो मैं आपसे कुछ वार्तालाप करूंगी या जो भी हो। तो उस वक़्त मुझे ऐसा थोड़ा-सा फ़ील हुआ, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ, लेकिन मैं वो भी चीज़ समझती हूँ कि सब लोग एज़ अ कॉम्पिटिटर आए थे, कि हो सकता है कि मैं उनको स्ट्रॉन्ग दिख रही होंगी, मेरा नेचर उनको स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा दूर रहना चाह रहे होंगे मेरे से, सोच रहे होंगे कि इसको बात करने का मौका दे तो ये ज़्यादा बोल बैठेगी तो सारा फुटेज ये ले जाएगी। ऐसा 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 क्या हुआ था हमने, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नेचर कहाँ दिखा था आपको, क्या लगता है कहाँ मुझे था ऐसा ऐसा कुछ लगता है मेरी इनिशियल में? पर्सनालिटी उन लोगों को थोड़ा हिला के रखे थे कहीं ना कहीं अंदर से, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उनको ऐसा लगा कि यार जो यूपी बिहार से जो भी लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं बात विचार में बहुत अव्वल होते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग पे ये भारी ना पड़ जाए, इस वजह से भी वो लोग थोड़ा मेरे को साइड कर रहे थे। लेकिन ठीक है, उसके बाद मेरा अपना एटीट्यूड और अपना नेचर सब लोगों को देखने को मिला, और उस चीज़ के लिए मैंने सर को भी बोला कि सर मैं जब बात करती हूँ तो ये लोग मेरे से बात ही नहीं करते, तो मैं कैसे बातें करूँ। फिर सर ने मुझे समझाया और फिर मैं समझी, मैं खुद में भी समझी कि नहीं, इस घर में ये चीज़ होगा, पहले तो एक्सेप्ट करो नीलम, जहाँ तुम आए हो पहले तो तुम जागो कि ये तुम जिस जगह आए हो तुमको जागना पड़ेगा। मैं खुद जागी, तब जाके फिर मैं लोगों से बात करने लगी। लेकिन जैसे कि आपके ऊपर ये भी लगा कि आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, किचन पकड़ रखा है, क्योंकि जो किचन पकड़ता है वो सबका फेवरेट हो जाता है, और मोस्टली शिल्पा शिंदे के बाद ये नरेशन बन गया है कि किचन वाला ही विनर बनता है, या जो किचन पे कमांड रखता है, तो क्या ऐसा कुछ भी था? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं घर पे भी कुकिंग करती हूँ, ये बात मैम को भी बहुत अच्छे से पता है, और मेरा कोई स्ट्रैटेजी था ही नहीं। मैंने मैम को नहीं कहा, मैम को, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी होता ना तो मैं पहले वीक तो चुपचाप थी, मैं मतलब मैं बोल ही नहीं रही थी कि मेरे को खाना बनाने आता है। अगर इतना मेरा स्ट्रैटेजी रहता तो मैं खाना बनाऊंगी, मैं ये बात कर सकती थी, मैं ही किचन में जाऊंगी और किसी को नहीं जाने देती, लेकिन मैंने छोड़ दिया। पहले मैं देखी कि कौन कौन किचन का ड्यूटी करता है, या किसको खाना बनाने आता है या नहीं आता है, लिटरली। तो उधर कोई खाना बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता था कि किचन में अगर खाना बनाएंगे तो खाना बनाते रह जाएंगे, और 17-18 लोग जब है तो फिर तो और भारी पड़ेगा। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं देख रही थी कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो फिर जब सेकेंड वीक आया तब मैंने बोला कि मैं खाना बनाऊंगी, और जैसे मैंने खाना बनाना चालू किया, लिटरली उन लोगों को पसंद आया, बोले कि घर का खाना है, घर का जैसा स्वाद है, कितना अच्छा खाना बनाते हो, सब लोग अप्रिशिएट किए, गौरव जी अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करते थे, और उन्होंने एक किचन का वो भी मेरे को दे दिया था कि इस घर में कोई अगर शांति से खाना बनाता है तो केवल मैं हूँ। तो मुझे किचन से बहुत प्यार है, खाना बनाने से भी बहुत बहुत प्यार है, और मुझे मैंने कभी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसको लिया ही नहीं है। बट आफ्टर जब आप किचन में गए तो उसके बाद आपकी केमिस्ट्री लोगों के साथ चेंज हुई? हम्म। क्योंकि एक तो खाना अच्छा बनता था, दूसरा उस खाने के आड़ में प्यार भी मिल जाता था कि चलो अच्छा खाना बनाती है, फिर लोग बात भी करने लगते थे, और बातें बढ़ते बढ़ते फिर रिलेशन डेवलप हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और अगर स्ट्रैटेजी होता ना किचन ही पकड़ के रखने का, तो मैं किचन छोड़ती भी नहीं, जो कि मैं बीच में 2-4 बार छोड़ी हूँ, खाना नहीं बनाना है, जो करना कर लो। तो अगर स्ट्रैटेजी होता तो फिर मेरा स्ट्रैटेजी अच्छा चल रहा है, मेरा दुकान जब अच्छा चल रहा है तो हम दुकान क्यों बंद करेंगे, फिर तो बंद ही नहीं करेंगे ना। जैसे आवेश बोलता है कि ये पीपल प्लीजिंग करती है, खाना बनाती है, चाय बनाती है, यार तो मेरा तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर हम अपना बिजनेस क्यों बंद करेंगे। रील देखा आपने?
हाँ बहुत बहुत ही अच्छा लगा। बाहर आके सब लोग बोल रहे हैं कि वो वाला रील बहुत प्यारा है, ये वो। तो मैंने आवेश को भी बोला कि मिलते हैं फिर रील बनाते हैं हम लोग। अच्छा, हो गई ये प्लानिंग? हाँ हाँ, प्लानिंग सब हो गया। ओके। मुझे ये बताइए कि जब आप घर के बाहर आए, तान्या उस समय रो रही थी, ये असली आंसू थे या नकली? क्योंकि सवाल बहुत है, क्या फील करती? कभी कभी तो मतलब अधिकतर तो असली ही थे, और नकली जबरदस्ती जब रोती थी तो मैं चिढ़ जाती थी कि मतलब ज्यादा मत करो तुम, अब ज्यादा हो रहा है। तो मैं उस बातों पे भी चिढ़ती थी उससे कि अब ज्यादा कर रही हो तुम, हो गया तुम्हारा। दिन भर एक ही चीज को पकड़ के नहीं रोआ जा सकता है, इतना भी ये नहीं है। मेरे डे वन से मेरे साथ बुरा हो रहा है ये, और मतलब यार तुम बिग बॉस में अपने मन से आए हो, तुमको कोई धक्का मार के नहीं अंदर डाला है, तो तुम सहो, और नहीं सह सकते हो तो घर जाओ। और एक तुम्हारे पास इतना पैसा है, मारो पैसा जाओ। क्या दिक्कत है, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, जब बोलती हो तो पैसा मारो और निकलो यहाँ से, फिर क्यों इतना रोना है। तो जब मैं बोल दूं तो चिढ़ जाए। तो मतलब तुमको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए तो फिर कुछ नहीं कर सकते उस मामले में। अच्छा, मुझे ये बताइए नीलम, आप इंसानों को पहचानने में वक्त लगता है, जैसे आप तान्या की पर्सनालिटी को डिकोड नहीं कर पा रही, आप समझ नहीं पा रही, क्या ये दोस्ती का प्रेशर है या इंसान को सही मायने में आप पहचान नहीं पाती हैं? मुझे ऐसा लगता है मैं सही मायने में इंसान को नहीं पहचान पाती। मुझे टाइम लगता है चीजें समझने में, इंसान कैसा है समझने में मुझे वक्त लगता है। मैं एक बार दो बार मैं नहीं समझ पाती हूँ। और मैं ऐसी ऐसी फील्ड में थी कि वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वहां पे रियल लोग भी है। जैसे कि मृदुल, मृदुल बहुत रियल है। जैसे कि आपका शहबाज बहुत रियल है। तो रियल लोग भी वहां पे है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता। हाँ, कभी कभी मुझे गौरव जी का समझ में नहीं आता था कि वो है क्या चीज, मतलब उनका स्टार्टिंग में उनका गेम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था। शांत रहते थे, ज़्यादा इंगेज नहीं होते थे, और उनको उस चीज़ के लिए आलू का बोरा भी दिया गया, कॉफ़ी भी पिलाया गया। तो वो चीज़ सब लोगों को दिखता था और वो मुझे भी लगती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि यार गौरव जी का क्या दिक्कत है, कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो जब टॉप 5 में रहेंगे तभी किचन में जाके काम करेंगे, जबकि वो मास्टर शेफ जीते थे, और उनको सारा चीज आता है, वो टास्क नहीं परफॉर्म करते थे। इतना क्या बच बचा के चल रहे, किस चीज के लिए, मतलब ऐसा भी क्या है कि वो टॉप 5 में रहेंगे, उनको ऐसा क्यों लगता है। उसके पहले वो आउट हो गए तो हम लोग आउट कर दिए, तो फिर क्या कर लोगे। तो मतलब जो मौका मिला उसको तो यूटिलाइज करो। लेकिन वो बहुत स्मार्ट इंसान है, उनको पता है कब क्या चीज करना है। हम लोग से तो वो बहुत स्मार्ट है। ओके, तो आपको क्या लगता है, दो चेहरे के साथ वहाँ पे गौरव के अलावा और कौन है? स्मार्टनेस में स्मार्टनेस में जो अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा है, एक नकाब के पीछे है। नहीं, अगर हाँ तो फिर तो उस हिसाब से अगर गौरव जी है जो असली चेहरा नहीं दिखाते थे, अब दिखाने लगे हैं, अभी निखर के आ रहे हैं वो गेम में, तो उस हिसाब से तो फिर अमाल भी है। क्योंकि वो पहले कुछ दिन तो बेचारा बस सो ही रहा था, क्योंकि उसको सच में प्रॉब्लम था। उसके बाद वो जब ऐसा जागा कि सब घर को हिला के रख दिया, उसने पूरा घर को एकदम ऊपर नीचे कर दिया। तो उस हिसाब से अमाल भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी, फिलहाल तो उसका बहुत अच्छा गेम चल रहा है। उस हिसाब से फिर देखा जाए तो अभिषेक भी बहुत अच्छा अच्छा खेल रहा था बेचारा, और वो उसको रहना चाहिए था। बसीर भी बहुत अच्छा था, जिशान सर भी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैंने दो चेहरों के पूछा कि आपको क्या लगता है और कौन था, और नहीं समझ आता कोई, सब सही थे? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं? ऐसा भी नहीं है, सब हाँ। सही भी नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, गौरव जी है ना माल, अच्छा, दो ये चेहरे अगर मैं बताना चाहूँ तो। ओके। मुझे ये बताइए कि जैसे कि अमाल पूरे गेम में रहे हैं, पूरा सब कुछ, उनका क्या नेचर आप समझ पाती, क्यों, मतलब जिस तरह से जब वो अग्रेसिव होते तो मर्यादाएं भूल जाते, लैंग्वेज क्रॉस करते, लाइन क्रॉस करते, आप लोगों ने उन्हें बताने की कोशिश की सारी चीज़, क्या फ़र्क दिख पाती, क्यों ऐसा चीज़ें हैं, क्या गेम प्लान है या वो नेचर ही उनका वैसा है? अमाल का नेचर ही ऐसा है। अमाल बहुत अच्छा लड़का है। वो तब तक नहीं बोलता है जब तक उसको कोई प्रवोक ना करे, और एक बार में वो प्रवोक होता ही नहीं है, उसको टाइम लगता है। उसको जब तक दो तीन बार अटैक करेंगे ना, तब जाके वो कुछ बोल ऐसा देता है। क्योंकि फराना के साथ ही ये इंसिडेंट हुआ है कि फराना उसको कुछ बोल रही थी, तब तक वो मत बोल, ये मत कर, ज्यादा मत बोल, इतना ही चल रहा था। उसके बाद सडनली कुछ ऐसा हुआ जिससे वो एकदम हाइपर हो गया, और उसने उसको गाली वाली मतलब गंदा कुछ बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, याद आया, क्योंकि लेटर फाड़ा था उसने मेरा। तो जब लेटर फटा था उस पे वो एकदम वो पैनिक हो गया कि तुम ऐसे कैसे किसी के साथ कर सकती हो यार, इतना भी क्या तुम्हें दुश्मनी है उससे कि तुम
पर्सनल ग्रज अपने मन में दबा के रखी हो और तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। और वो क्या की कि वो रिप्लाई नहीं कर रही थी और बहुत ऐंठ रही थी उस टाइम, और बस वो देख के वो चिढ़ गया, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारा चीजें अमाल के साथ फरहाना को लेके बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें उसके मन में बिल्डअप था फरहाना को लेकर। तब जाके उसने वो शब्द का प्रयोग किया और उसके लिए उसको डांट भी मिली, फिर वो सॉरी भी बोला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन का रिएक्शन वो देता है, लेकिन रिएक्शन देने में वो अपना लैंग्वेज खराब कर बैठता है। ओके। और इसी वजह से, उनके इस नेचर की वजह से आपको उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि जैसे जब आप कहते हो कि शादी की बात आती है या पैसा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? वो वो मैं बस मजाक करती थी अमाल के साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसको चिढ़ाती थी। और शहबाज भी और मैं भी दोनों लोग उसको चिढ़ाया करते थे कि शादी वादी, शादी का तो मैंने कभी नहीं बोला उसको, लेकिन हाँ मैं उसको ये बोलती थी कि यार अमाल आई मिस यू एंड आई लव यू फ्ला फ्ला, जिसके लिए वो बहुत खुश भी होता था, उसको मजा आता था और हम लोग हंसी मजाक करते थे। फिर मैं उसको ये भी बोलती थी कि तुम इतना भी लकी नहीं हो कि मैं तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगी, हाँ इतना भी तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुमसे बहुत सुंदर हूँ। तो ये सारी नोक झोंक जो लोगों को बहुत पसंद आया। मैं बाहर आई तो लोग इस पे भी बहुत चीजें बोले कि अच्छा लगता था। तो मैं बोली कि थैंक गॉड, चलो कम से कम अच्छा वे में दिखा, ये मेरे लिए बड़ी बात है, कम से कम नेगेटिव नहीं हुआ। और रहा बात पैसा और ये वो, ऐसा नहीं, मैं हमेशा उसको फन वे में बोलती थी, कभी इंटेंशनली, कभी पैसा या उसको मेरे को प्यार हो गया ऐसा कभी नहीं था उसके प्रति। क्योंकि कई मतलब निकाले जाते हैं, जी जी जी। ये आप हाँ। समझ सकते हैं। जब आप ऐसी बातें करते हो शो में तो उसके 10 मतलब निकलते हैं, फिर आपको बाहर आकर झेलना पड़ता हाँ हाँ। है। ओके। कुनिका जी के लिए क्या कहेंगे? 90% झगड़े वो कराती हैं, क्या वहाँ से शुरू होता है, वो क्या था? झगड़ा कराती नहीं है, झगड़ शुरू, जाते हैं लोग। हाँ हाँ मतलब मैं शुरू बताती होता हूँ है। कैसे। कुनिका मैम का एक आदत है कि उनको ऐसा लगता है किचन में उनके हिसाब से सब चीज चलेगा, और उस घर में इतने सारे लोग, और वो चीज हो ही नहीं सकता। एक दो लोग उनका बात मान सकते हैं या समझ सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा ऐसा लगता है कि सब लोग ये बात माने और सब लोग ये बात समझे, तो ये चीज तो पॉसिबल होने से रहा नहीं। जिसकी वजह से गौरव जी, बसीर, जीशान सर और सब लोग उन पे चढ़ जाते थे कि यार ऐसे कैसे, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। तो वो फिर लगती थी समझाने, और जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता था घर में। जब एक 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 इंसिडेंट है, जब जीशान सर के प्लेट से पूरी ले लिया गया था, तो वो एकदम भड़क गए थे कि खाता, मतलब इंसान, मतलब वो तो बहुत ही वाहियात था। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस टाइम। मैं बोली कि यार मैम आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, आप क्यों ऐसा कर दिए। तो फिर उसके लिए भी उनके पास डिस्कशन था कि कम पड़ जाता, ये हो जाता, मतलब कुछ भी हो जाता, लेकिन प्लेट से पूरी नहीं लेना चाहिए था या खाना नहीं लेना चाहिए था वापस, ये बहुत गलत है। आप प्रॉपर उठा के वो उधर रख दिए थे। और जीके भी इस चीज पे बहुत इरिटेट होते थे कि तुम आपके हिसाब से हम लोग क्यों चले, आपके हिसाब से सारी चीजें क्यों हो, हम लोग भी इस घर में, हम लोग भी इस घर के सदस्य हैं, जो कि सही भी था। आई एग्री कि सब लोग के हिसाब से ही चलना चाहिए था। लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा है और मुझे हमेशा बेटी की तरह ही मानी है, समझाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपना एक गेम खेल रहे थे, आप अपने हिसाब से बेटर कर रहे थे, लेकिन अब बाहर हुए अभिषेक के साथ, तो आपको अपने लिए ना छोड़ के अभिषेक के लिए क्यों बुरा लग रहा है कि वो बाहर हो गया? नहीं, मुझे अपने लिए बुरा लग रहा है। मैंने अभिषेक के लिए बुरा इसलिए लगा क्योंकि प्रणीत के हाथ में पावर था, एंड एज अ फ्रेंड उसको उसको बचाना चाहिए था, क्योंकि अशनूर से वो बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे से ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन मैं एज कम्पेयर टू अशनूर वो ज्यादा डिजर्विंग है अभिषेक। उसका गेम अच्छा था, उसको लोग पसंद कर रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला कि अभिषेक को रहना चाहिए था। तो प्रणीत का गेम है ना कि वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को निकालने का मौका मिल रहा, निकाल दिया उसने। गेम नहीं था। हाँ ये भी हो सकता है कि या तो उसने गेम खेला हो, या तो वो प्रेशर में आके गलत फैसला ले लिया हो। अब उसका उसका आंसर तो उसी के पास है। नहीं नहीं, मैं बस समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये घर जो है, हम जितना देखते हैं उससे ज़्यादा लोगों के माइंड में चीज़ें चलती है। इस मैं ये बोल सकती हूँ कि जब सलमान सर ने बोला उसको कि प्रणीत आपके हाथ में ये पावर है कि आप किसी एक को बचा सकते हैं, तो उसके उसके बाद उन्होंने ये भी समझाया कि आप ऐसा सही फैसला लेना, क्योंकि ही ऑल्सो वांट्स टू कि सही फैसला तुम लो और जो कि फेयर रहे लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए भी।
तो वो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहे थे, और तब तक जैसे उसको सारी चीज़ें होने लगी, और उसी वक्त वो अभिषेक भी डांट सुना था सर से बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, जब हम लोग बैठे थे ना, तो वो चीज़ हमें फील हो रही थी कि क्या हो रहा है। वो इतना सुना हुआ था उसको लेकर, अभिषेक को लेकर, कि वो एकदम से कंफ्यूज हुआ और सोचा सोचा और समझ नहीं पाया, और उसने वो फैसला ले लिया कि अशनूर को मैं सेव करता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है बार बार, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग वहां पे बैठे थे ना। मैं उसका जगह होती तो मुझे भी ये फीलिंग आता, क्योंकि हम लोग जब किसी के साथ डांट फटकार मिल रही होती तो हम लोग अपने पे लगा के सोचते हैं कि कैसा लग रहा है। तो मुझे जब अगर मेरे हाथ में वो चीज़ होता तो मैं भी यही सब चीज़ें सोच रही होती। लेकिन हाँ, वो बहुत भारी माहौल था उस टाइम प्रणीत के लिए, जो कि ठीक है, अगर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर निकल गया, जैसे कि आप बोल रहे हो, उसके हिसाब से तो फिर अच्छा ही हुआ। लेकिन अगर गेम के हिसाब से देखा जाए तो फिर अच्छा नहीं हुआ। घर में जाने का, जैसे हर कोई ये पूछ रहा था, मैं जानना चाहूँ कि अगर आपको घर में जाने का मौका मिले तो वो कौन से कंटेंट आपको लगता है कि ये डिजर्विंग नहीं है, इसे तुरंत घर से बाहर हटाने बहुत सारे लोग हैं, मैं तो एक झटके में 2-3 लोगों को निकाल दूंगी, जैसे कि मालती, प्रणीत, अशनूर, फराना। इन लोगों तो मैं ऐसे ही बाय बाय कर दूंगी तुरंत जाते ही। टॉप 5 में? टॉप 5 में शबाज, अमाल, तान्या, कुनिका मैम, गौरव जी। ओके, जीतते हुए किसे देखना चाहेंगे? अमाल। ओके, ये दोस्ती या फिर वो, क्योंकि आपने एक तरफ कहा कि मुझे उनकी पर्सनालिटी उतनी समझ में आती, डबल चेहरा जैसा है, और आप उनको विनर बना रहे हो, तो फिर वो क्या ऑडियंस को दे रहे हैं ऐसा कि आप उनको विनर नहीं देखते नहीं, डबल चेहरा तो मैंने बोला ही नहीं। हैं? नहीं, जैसे मतलब आपने कहा कि गौरव की पर्सनालिटी समझ में नहीं आती, अमाल की समझ में थोड़ी नहीं आती, उस पर मैं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में। ओके। अगर आप उसका जर्नी देखो ना, हम्म। मैंने जर्नी पे जर्नी आधार, के अकॉर्डिंग। हाँ जर्नी के ठीक। आधार पे मैंने बोला कि पहले बेचारा उसका तबीयत ठीक नहीं था, जिसकी वजह से वो मतलब उसका गेम अच्छे से नहीं समझ में आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सो रहा था। लेकिन जब वो जागा, उसके बाद उसका जो रियल पर्सनालिटी है वो देखने को मिला, और लोगों को वो बहुत पसंद है। मैं जब बाहर आई तो मैं देखी कि उसको सच में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो मेरा दोस्त भी है, तो मैं चाहूंगी कि वो ही जीते, क्योंकि वो डिजर्विंग है। इसलिए मैंने उसको बोला, अगर विनर के रूप में अब एक को चूज करना हो तो मैं अमाल का ही नाम लेना चाहूंगी। ओके। घर से बाहर आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री से किसका फ़ोन आया सबसे पहले? सबसे पहले अक्षरा जी का फोन आया। आया? हाँ आया, ओके। और बहुत प्यार से बात की, और बहुत बोली कि आपने अच्छा किया। और दिनेश जी का, प्रवेश जी का, अम्रपाली जी का, सब लोगों का फोन आया। बहुत बहुत अप्रिशिएट किया, वो लोग बहुत खुश थे। ओके, जी। हाँ। मुझे बताइए कि जैसे कि आप एक इंडस्ट्री से आती है जहाँ पर जैसे आपने कहा कि हमने ये बात की कि लोगों को समझने में तकलीफ होती है, आपको टाइम लगता है चीज़ों को लेकर, लेकिन आप एक ऐसी इंडस्ट्री से आती है जहाँ पे ये समझ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे औरतों को लेकर एक नज़रिया है लोगों का। अगर आप उस इंडस्ट्री से आते हो तो आपको लेकर एक, चाहे न चाहे आप कैसी भी पर्सनैलिटी हो, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी तो वहाँ पे अपने आप को सही रखने के लिए वो समझ जागरूक की कि किसका क्या इंटेंशन है, ये सारी चीज़ों की समझ आपको डेवलप हुई? जी बिल्कुल हुई। मैं जब इधर अपने इंडस्ट्री में आई तो 1 साल तो मैं मतलब अकेले ही थी, कोई आगे पीछे था नहीं समझाने के लिए। लेकिन जैसे मैं स्टैब्लिश्ड हो गई, मेरे जो टीम थे, जैसे मैनेजर थे, या जो भी अपना टीम रहता है जो, तो वो लोग काफ़ी चीज़ें को मैनेज किए हैं, तो मैं इसलिए भी बहुत अच्छे से, मेरा जो जर्नी रहा है अपने यहाँ बहुत अच्छा ही रहा है। और मैं माइंडली भी बहुत स्ट्रांग रही हूँ इस ये सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप जो बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो मनोबल मेरा बहुत स्ट्रांग तो है, जिसकी वजह से मैं इतना सरवाइव कर पाई, मैं बिग बॉस के घर में जा पाई। कुछ तो ऐसा है ना, तभी तो यहाँ पे हूँ, नहीं होता तो फिर कहाँ से हो जाती। कुछ तो ऐसा हुनर है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो हाँ, बैक ऑफ माइंड मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा ओपिनियन भी बहुत स्ट्रांग रहा है हर एक चीज़ों को लेकर। काफ़ी चीज़ें मैंने अपने पहले लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ें झेली भी हूँ, और ये सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत स्ट्रांग बन के निकली हूँ। तो हाँ, मैं अच्छे से संभाल के सरवाइव तो कर ही लेती हूँ, और मैं खुद पे प्राउड फील करती हूँ कि मैं इधर होकर बहुत अच्छे से रहती हूँ, और बहुत अच्छे से काम करती हूँ, अपने हिसाब से चीज़ों को टैकल करती हूँ। तो ये तो है। ओके, मुझे ये बताइए कि बिग बॉस के बाद दोबारा भोजपुरी का रुख करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ओके। हाँ क्या आप टर्म्स रहेंगे, क्या चेंजेस आप देखते हो? जैसा हमारी बात हुई तो आपने कहा कि चीज़ें थी गड़बड़, अब अगर आप जाते हो तो आपके क्या टर्म्स रहेंगे, क्या आप चाहोगे कि इम्प्रोवाइज हो उसमें?
मुझे ऐसा लगता है मैं जब बिग बॉस के घर से निकली ना, मैं इतना स्ट्रांग बन के निकली हूँ कि अब मेरे विचार थोड़े अलग टाइप के हो गए हैं। और जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, मैं लाइफ में प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गई हूँ। मैं पहले भी प्रैक्टिकल थी काम को लेकर, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए फिर अच्छा, मेरे लिए लाभ है इस चीज़ में। तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन जो भी करूँगी अच्छा और बढ़िया काम करूँगी। ये मेरे मन में है कि मुझे अच्छा और बढ़िया काम करना है, क्योंकि लोगों को उम्मीदें भी ज़्यादा हो गई है ना। क्या होता है, आप एक प्लेटफॉर्म में चले जाते हो तो उसके बाद आपको लोग एक लेवल ऊपर ही दिखना चाहेंगे, कभी ये नहीं देखेंगे कि नीचे चले जाओ। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं एक लेवल ऊपर हमेशा रहूं। जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो इंडस्ट्री जो है वो फाइनेंशियली अभी बहुत मुश्किलों में है। चीज़ें उस तरह से वर्क नहीं करी, फिल्में नहीं आ रही है, मोस्टली गानों पे और एल्बम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से शायद इस इंडस्ट्री पे उंगलियां भी उठने लगी हैं। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में मुझे वो चीज़ें नहीं दिखाई देती, पर जब वो जो डेफिनेटली जो गाने बनते हैं, वो गानों की वजह से लोग उस इंडस्ट्री को जोड़ देते हैं और उसका नाम खराब करते हैं। तो ऐसे में मैं समझना चाहता हूँ, जब आप पैसे इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए है, तो क्या वो मनी, वो प्राइस वहाँ पे मिल पाएगा? वो उस प्लान से आप हैं? अब बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि और दिन पर दिन ना चीजें डेवलप भी हो रही है हमारे यहाँ अच्छा, पे। प्लीज़ बताइए कैसे? क्योंकि देखिए, अभी जब पहले जो शूटिंग चलता था वहाँ पे, मतलब गाने को लेकर ही मैं बोल रही हूँ, कि चीज़ें बहुत मिनिमम रहती थी। अभी क्या है, सब लोग हर एक चीज़ जान चुके हैं। टेक्नीशियन अच्छे आते हैं, कैमरा अच्छा आता है, जो भी प्रोड्यूसर है वो मतलब दिल खोल के पैसा लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कंजूसी कर रहा है। आर्टिस्ट बड़े बड़े आ रहे हैं, सिंगर बड़े बड़े आ रहे हैं, म्यूजिक अच्छे अच्छे बन रहे हैं। तो तरक्की तो हो रही है, उस चीज से मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि सब नीचे जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इतना तरक्की हो रहा है। और आप पवन जी को देख लीजिए, हिंदी सॉन्ग्स कर रहे हैं, तो ये तरक्की ही है ना। मेरे को देख लीजिए, मैं अभी तक गाना कर रही थी और फिल्में कर रही थी, मैं बिग बॉस में गई और बिग बॉस से आई। तो हम लोग डेवलप ही हो रहे हैं। और हाँ, पहले जैसा अब चीजें नहीं रहा अपने भी यहाँ। सब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, सब लोग खुद को बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं, और सब लोग हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि सबको अब समझ में आ गया। और सब लोग, अच्छा अभी गाने भी ना, कुछ कुछ गाने तो ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि साउथ का गाना है, कुछ कुछ गाने ऐसे हो जाते हैं कि लगता है कि हिंदी का गाना है। तो चल रहा है अपना भी, अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि खराब हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो खुश हूँ इन लोग से, जिस ओके, तो हिसाब से मतलब इंडस्ट्री जो है उस तरह ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ कर जी रही है। बिल्कुल। क्योंकि भोजपुरी के लिए कि ये कहा जाता है कि मैन डोमिनेट है, हर जगह होती है, बट वहाँ पर जैसे हमने रानी चटर्जी से बात की, संभावना जी से बात की, या फिर अक्षरा मैम से बात की मैंने, तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि यार वहाँ पे होता है कि डेफिनेटली जो हीरो चाहता है आप उसी वही हीरोइन बन सकती है, वही है, तो वो एक चीज़ है। तो उसके लिए फिर आप लोग कैसे तालमेल बिठाते हो, क्योंकि वहाँ तो हीरो की पसंद ही चलती है। अभी अगर जैसे हीरो और सिंगर है, तो मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो मैं उस चीज़ पे आ ही नहीं सकती। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे किसी के भी साथ, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है, इसलिए भी शायद वो लोग मतलब समझते हैं मुझे। और बहुत कुछ नहीं करना है, बस अब अगर उनकी गाना उनका जो भी गाना, जो भी प्रोजेक्ट आता है, उनको गाने में अगर मैं चाहिए तो मुझे वो कांटेक्ट करते हैं, फिर जो भी बातें होती है अपने हो जाती है, उसके बाद फिर गाने वाने कर लेते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत कुछ करना पड़ता है उन लोग के लिए। जैसे कि आप पवन जी के साथ आप आए, हाँ। ठीक है, तो जैसे इंडस्ट्री बटी हुई है पवन और खेसारी को लेकर कहा जाता है, तो हम्म। क्या उसके कुछ साइड इफेक्ट आपको मिले, मुझे जैसा आपको बिल्कुल नहीं, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। नहीं आए? क्योंकि मेरा मुझे इंडिविजुअली लोग पसंद किए हैं, क्योंकि मेरे गाने इंडिविजुअली बहुत सारे चले हैं, जिसमें मैं और शिल्पी शिल्पी का आवाज रहा है और मेरा उसमें फीचरिंग रहा है। तो मेरा इंडिविजुअल एक है स्टैंड अपने यहाँ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ, वो अलग चीज़ हो गया कि पवन जी की वजह से मुझे बहुत हाइप मिला है, और या तो खेसारी जी की वजह से बहुत हाइप मिला है, लेकिन मेरा इंडिविजुअल भी है और यहाँ पे। तो जिसका मैं बहुत मतलब अप्रिशिएट करती हूँ कि वो गाने मेरे सोलो चले और लोगों को पसंद आए, जिसकी वजह से लोग मुझे अप्रिशिएट किए। जैसे कि दिलवा ले गले राजा बोतल में भर के, उसमें क्या है, सोलो हूँ मैं, सोलो डांस चल रहा है अपना, लेकिन लोग कितना पसंद किए उसको। जैसे कि अपना
एक दो गोदनवा है, गरैया मछली है, राजा जी खून का इदा, वो सारे जो गाने, इतने सारे गाने, उसमें क्या है, सोलो ही तो हूँ ना मैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे मौका ज्यादा मिलने लगा सर के साथ, मतलब पवन सर के साथ और खेसारी सर के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया जिसका जो बोलते हैं ना कि जिसका सपोर्ट की वजह से मैं इन लोगों को गाना भी कर पाती हूँ आगे जाके। तो ये सारी चीजें रही है। अगर मैं कुछ नहीं रहती तो शायद वो लोग मुझे जानते भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका था कि ऑलरेडी मैंने काफी सारे हिट गाने दिए थे जिसकी वजह से वो लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे। राइट। हम्म। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे मेरी बात हुई थी इन लोगों से, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि कैंप जो है वो है, लेकिन आप कहते हैं अगर उसमें आपके साथ बॉन्ड है, हम उनके भी बॉन्ड उनके साथ मिले जुले रहे हैं, लेकिन आपको एक रहना पड़ता है, एक बंधन बोलते हैं ना कि आपका नाम चाहे चाहो ना चाहो आपका नाम जुड़ता है। ऐसे टाइम पे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रखते थे? क्या आपके टर्म्स थे? क्योंकि आप जिस जहाँ से आते हो आपके लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट था और बने रहना, तो वैसे टाइम पे आपने क्या टर्म्स रखे थे, क्या चीज़ें थी और क्या उन चीज़ों को माना जा रहा था? मेरा कोई ऐसा टर्म्स नहीं था, मुझे बस इतना पता है कि कोई भी चीज़ का एक सीमा पार नहीं करना चाहिए। अगर मैं पवन सर को बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और मैं इतना रेस्पेक्ट करती हूँ कि मैं बहुत तमीज़ में उनके साथ रहती हूँ। मैं कभी बियॉन्ड द लिमिट जाके उनसे मजाक नहीं की हूँ, या उनको कभी ऐसा कुछ बात नहीं बोली हूँ। मैं उनका इतना सम्मान करती हूँ कि मैं उनसे कम बात करती हूँ। सम्मान सम्मान में इंसान कम बात करने लगता है, तो वही मेरे साथ हो जाता है कि मैं बहुत लिमिट से बात करती हूँ। वो भी मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बोलते कि अच्छी लड़की है, और हमेशा तारीफ किए हैं। तो जब मुझे तारीफ और अच्छा जब बोल दिए तो फिर मैं क्यों करूंगी किसी के साथ गलत, या क्यों अपना लिमिट क्रॉस करूंगी? क्योंकि मुझे इधर रहना है, मुझे काम करना है, मुझे अच्छे काम करने हैं, तो मैं रिलेशंस क्यों खराब करूंगी किसी के साथ? मैं किसी से ज्यादा क्लोज नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं क्लोज होंगी तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी बाहर, और मैं ज्यादा किसी से डिटैच भी नहीं रहती हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल रहती हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ जैसे कि आप जब काम करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नाम जुड़ते हैं, जैसे आपका भी परेश के साथ नाम जुड़ा, तो ऐसे टाइम पे क्या डीलिंग थी? क्योंकि आप लोग के काफ़ी गाने फिल्में आ रही थी, तो और जब आप कहते हैं आपका एक आप दोनों की एक पिक्चर आती जहाँ पे आप पे ये कहते हैं कि दोनों ने शादी कर ली और सारी इस तरह की बातें होती है, तो वो समय क्या सिचुएशन थी और कैसे डीलिंग हुई? कोई डीलिंग तो होता ही नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है कि पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि डील हो रहा है, जबकि डील होता ही नहीं है। हम लोग क्या होता है ना, प्रवेश जी के साथ एक गाना मेरा चल गया था, तो उनको ऐसा लगा कि इनको लेकर अगर हम लोग काम आगे भी करेंगे तो बहुत सारे गाने चलेंगे, और जो कि हुआ भी। ऐसा भी नहीं कि उनको नुकसान हुआ। और मुझे क्या है, मुझे तो अगर सही मायने में देखा जाए तो मुझे पेमेंट मिल ही रहा है ना, मेरे को क्या तकलीफ है? और गाने अच्छे चल रहे हो, बैनर बड़ा है, निरहुआ एंटरटेनमेंट हो गया, वो बड़ा बैनर है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो मैं कभी नहीं बोल सकती कि डीलिंग हुआ। हाँ, वो मेरे अच्छे मित्र जरूर है, और वो मुझे बहुत समझते हैं। वो उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, वो मुझे नज़दीक से जानते हैं, इसलिए भी वो बहुत रेस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं मेरे साथ। और वही बात है ना कि किसी के साथ नाम बहुत जल्दी जुड़ जाता है, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसा थोड़ी है कि नाम जुड़ गया तो दोस्ती तोड़ देंगे, काम करना बंद कर देंगे, हट जाएंगे। ये भी तो नहीं करना है ना। करेंगे तो फिर करेंगे क्या? अगर मेहनत ही करने आए हैं और पैसा ही कमाने आए हैं तो यही करेंगे ना, यही काम करेंगे, यही आता है यही करेंगे, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगी? चलो ठीक है, और आगे मौका मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी तो वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डीलिंग का मतलब ये था कि आप कैसे डील कर रहे थे जब ये सारी बातें उठ रही थी कि शादीशुदा मर्द है, उसकी सारी चीज़ें हो रही, तब मैं उस दौरान के उस हालात के में आपकी डीलिंग क्या थी? आप अपने आप को कैसे कर रहे मुझे उनके पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, थे? सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर उनको देखती हूँ, तो मेरे लिए बस वही बहुत बड़ी बात है, और उससे ही मुझे मतलब है। मुझे उनसे कोई फिर पर्सनली कोई मतलब नहीं रहा, ना है उनसे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, काम टू काम सारी जी चीज़ें बिल्कुल रही है। बिल्कुल। ओके। तो ये जो खबरें जो आती है सारी मसाला जो चीज़ें आती है मीडिया की होती है या सेट से चीज़ें निकलती है? पता नहीं कहाँ से आती है, लेकिन ये मीडिया की ही होती है सारी खबरें। क्योंकि सेट पे से तो ऐसा कुछ, या तो हो भी सकता है सेट पे से कुछ बात यहाँ वहाँ हो जाती होंगी, लेकिन अधिकतर तो मीडिया से ही बातें यहाँ वहाँ हो जाती है। जैसे हम कह रहे थे ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री के इम्प्रोवाइजेशन की बात हो रही थी कि जैसे आपने आपने कहा कि नहीं चीज़ें अच्छी वर्क कर रही हैं, लेकिन एज अ ऑडियंस मुझे ये बताइए कि अगर मैं जैसे नदिया की पार मूवी है मैं गिना सकता हूँ ना कि हम
हम उसी जोन में बैठे हुए हैं। हमें पता है कि निरहुआ भी अच्छी फिल्म है, उन्होंने भी बनाई है। गानों की वजह से मुझे ये समझ हो चुकी कि गानों की वजह से चीज़ें बदना, तो कि कैसे ये इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री क्यों इस तरह से वर्क करती है जिसकी वजह से फिल्मों के ऊपर लाछन लगते हैं। उनका क्या तरीका है मुझे अब बताइए, क्योंकि आप बहुत सारे गानों में फीचर हुई हैं, तो क्या उसमें कमाई का इतना ज़्यादा जरिया है? क्या वो अब वही बचा है कि फिल्मों में उतने रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाते? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से फिल्में नहीं ज्यादा चल नहीं पा चल रही हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है। थिएटर में भी नहीं हो रही हैं। हाँ, सबसे बड़ा रीजन तो ये है और सब लोग ये बात को जानते हैं। अब यूट्यूब पे गाने चल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब और फिल्में बहुत अलग चीजें हो गई, दोनों बहुत अलग चीजें हैं। गाना क्या है, एक दिन में शूट हो जाता है और मिनिमम एक बजट रहता है। लेकिन फिल्म बड़ा चीज है ना। फिल्म एक एक महीना, दो दो महीना शूटिंग चल रहा है, बजट ज्यादा रहता है और टीम बड़े रहते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है फिल्म और गाने को कंपेयर ही नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन हाँ, अब क्या करें, कुछ लोग ऐसे भी है जो ऐसे ऐसे गाने बना देते हैं ना जिसका खामियाजा हमें भी भोगना पड़ जाता है। डबल मीनिंग लिरिक्स अब के। बिल्कुल बिल्कुल खामियाजा हमें भी भोगना पड़ता है, जिसके लिए उनको शायद पता नहीं क्यों समझ नहीं है या समझ आता नहीं है, या बस उनको यही करना है, पता नहीं। लेकिन नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जितना आप साफ सुथरा चीज़ों को रखोगे उतना लोग आपको पसंद करेंगे। और खराब बात ये है ना कि वो गाने चल कैसे जाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। जैसे कि अगर दो अर्थे गाने होते हैं ना, जैसे डबल मीनिंग या खराब जो गाने होते हैं जैसे कहा जाता है, वो गाने इतने चल कैसे जाते हैं, मेरे को ये भी समझ में नहीं आता है। मतलब एग्जैक्टली है क्या चीज, मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आप पर्सनली अगर मेरे गाने को देखोगे तो मेरे गाने में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे गाने रहे हैं, हमेशा डिसेंट गाने रहे हैं, बढ़िया गाने रहे हैं। कभी वैसा शूट भी नहीं हुआ है ना, वैसे दो अच्छा, डबल ये आप रखते हो इस तरह के? हाँ, मेरे तो रहता है। अच्छा, एक गाने का आपने जब जिक्र किया तो करिया साड़ी में फॉर्चूनर, हाँ, ये क्या इसका मीनिंग तो हुआ? क्या गलत है? बताइए मुझे। मतलब सब दिन से आज बहुत सुंदर लगूंगी हाँ। और काला साड़ी में फॉर्चूनर लगूंगी, मतलब फॉर्चूनर को कंपेयर कर रही है अपने आप को, तो क्या गलत है उसमें? कोई गलत नहीं है, करिया साड़ी में फॉर्चूनर लगे। हाँ, मैं फॉर्चूनर लग रही हूँ काले साड़ी में, तो कहाँ गलत हूँ मैं? मेरे को ये आप बताओ, आपको गलत लग रहा है क्या? मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आप एक पर्सनालिटी को आप मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वर्ड, और लोग एंजॉय करते हैं ये। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि किसी ने ये नहीं बोला कि ये गाना अजीब सा है, बहुत मजेदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये गाना। तो चुभुर चुभुर का क्या मीनिंग निकलता है? उसका मतलब है, अभी यार आप भी तो ऐसे सवाल कर रहे हो मेरे से, मैं कहाँ से जवाब दूँ? मतलब चुभुर चुभुर गड़ाता ओड़ चनवा ना, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता। ओड़ चनवा का मतलब मुझे नहीं पता है। लेकिन जो पलंग होता है या खटिया होता है, उसमें जो रस्सी होता है ना, हाँ हाँ, तो वो चुभुर चुभुर कर रहा है, मतलब वो अच्छा डिस्टर्ब वो एक कर रहा है। साउंड है। जी जी। अच्छा, वो एक साउंड को हाँ रिप्रेजेंट करता हाँ। है। ओके। जैसे कचर कचर खाते हो, हाँ हाँ, भचर भचर बोलते हो, मैं भी बनारस से आता हूँ, चीजों को थोड़ा समझ रहा हूँ। तो वैसे ही है। हाँ। चुभुर चुभुर गड़ता और चनवाना तो वैसे ही है। क्योंकि मैंने कुछ निकाले थे आपके दर्दे में गर्दे। जी। ये दर्दे में गर्दे सर, हाँ? क्या? दर्दे में गर्दे क्या है? कौन सा गाना है यार? दर्दे में गर्दे, कमर डैमेज, आप ही के किसारी गाने। जी का गाना है। हाँ, दर्द में गर्द, क्या था यार? पूरा लिरिक्स बताओ ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अरे मुझे याद हो जाता तो कहना ही क्या था। लेकिन जैसे आपने बोला ना Yes. चुभुर चुभुर का, हाँ। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वैसे ही वो भी है। अच्छा। हाँ, मतलब वो डबल मीनिंग नहीं है, लेकिन हम्म। लग रहा है नहीं है, वो सीधा ही मीनिंग, लेकिन लग रहा है डबल, तो हम क्या करें? और कमर डैमेज? कमर डैमेज, हाँ। कमर डैमेज हो गया उसका मतलब। पहले मैं मोटी थी, अब पतली हो गई, अब मेरा कमर डैमेज हो गया। इट्स अ टैकी वर्ड, बट अच्छा लगता है सब लोगों को। मोटी थी तो पतली हो गई तो अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हो गया ना। हाँ। तो कमर डैमेज हो गया फिर, हाँ। मतलब अच्छा ही है, ठीक खराब है, क्या ये है? लिरिक्स निकालने लगे तो बहुत लंबे चले गए। आप लिरिक्स निकालो, हम आपको सफाई देंगे कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है। मुझे ये बताइए कि जैसे कि एक ये भी टर्म होता है कि वहाँ पे जो एक्ट्रेसेस है जी। वो थोड़ी भरी भरी होनी चाहिए, है ना? हेल्दी। तो ये आपके ऊपर भी ये प्रेशर था कि नहीं? नहीं, मेरे पर नहीं था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भरी भरी होने से, किसने बोला है भरी भरी चाहिए? नहीं, वहाँ क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बात हुई थी तो फिट मैंने, चाहिए। हाँ, फिट क्यों? लड़कियां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अपने जो ऑडियंस है वो लोग, जैसे हम लोग अभी साड़ी और लहंगा पहनते हैं ना, तो थोड़ा
फिट लड़कियां चाहिए, फिट लड़की चाहिए, अच्छी खासी हो, देखने में सुंदर हो, खूबसूरत हो, हाइटेड हो, पर्सनालिटी अच्छा हो। हम्म। और मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है कि तुमको मोटा होना है या पतला होना है, ऐसे प्रेशर प्रोड्यूसर्स की तरफ से नहीं है? कभी भी नहीं मेरे। क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रेशर, क्योंकि जब फिट होकर लड़कियां जाती है पतली दुबली होती तो उनकी सिलेक्शन नहीं होती, रेदर देन अगर कोई हेल्दी लड़की है तो उसको उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। ये मैंने चीज़ें सुनी हुई, इसीलिए मैं जानना चाह रहा। अब एकदम लीन नहीं हो पाता है क्योंकि फिर वो साड़ी सूट में अच्छा नहीं लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप अपीयरेंस वाइज देखा जाओ तो फिर लीन नहीं अच्छा लगता, इसलिए शायद वो प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब इतना ठीक है, इसे थोड़ा और हल्का फुल्का हो जाए तो भी ठीक है, मैं बहुत ये ज्यादा भी नहीं। यस यस मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये नॉर्मल कंसेप्शन है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, और मैं मतलब कोई अलग से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये चीज़ें हैं, मतलब ये सारे मायने हैं और आप उसमें एक्टिव हैं, इसलिए मुझे होता है कि आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि अभी करंट सिनारियो क्या है वहाँ पर। अगर आप मुझे जिस तरह से बता रहे हो तो उस हिसाब से सुनने पे लग रहा है कि चीज़ें बहुत बेटर हो गई हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, मैं इस बात से एकदम सहमत हूँ और मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ कि पहले से चीजें बहुत ही ज्यादा सच में अच्छी हो गई है। और आप जैसे बोल रहे हो ना लड़कियां फिट, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि लड़कियां फिट चाहिए उनको। ये अभी तो ऐसा हो गया है कि अब कोई एक कैरेक्टर है, अब मान के चलिए कोई मॉडर्न लड़की है तो उसके लिए तो फिट ही चाहिए ना। कैरेक्टर भी तो डिपेंड करता है क्या है नहीं। गाने में कैरेक्टर तो नहीं आता ना, गानों के लिए गाने कैरेक्टर। के लिए कुछ हाँ ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा वो तो ये नहीं रहता। हाँ, रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन जो अच्छा चल रहा है मार्केट में, अगर कोई मॉडल या कोई एक्ट्रेस बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके गाने चल रहे हैं या खूबसूरत है या ऐसा लगता है कि इस गाने में इनको लेना चाहिए तो फिर एज ठीक इट है। इज होता है। एक एक सवाल और मेरा इससे है कि जैसे कि डांस स्टेप को लेके कहा जाता है तो क्या ये भी एक प्रेशर होता है कि डांस स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो कैची हो और सिंपल डांस स्टेप वाले चीज़ें नहीं हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे डांस स्टेप होते हैं जो बहुत कैची होते हैं, जो देखने में भी अश्लील लगते हैं, तो वो उसका एक प्रेशर होता है क्या? नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी गाना करते हैं ना उसमें यही रहता है कि कोई ऐसा सिग्नेचर स्टेप बने जिसको सब लोग फॉलो करे। जैसे एक मेरा गाना आया था पिपरा के भूत, तो उसमें एक स्टेप है वो बहुत सिंपल है, साधारण है, लेकिन सब लोग ने उसको पसंद किया। चाहे दिलवा ले गई ले बोतल में भर के गरैया मछली, ये सारे जितने हुक स्टेप है ना सब लोग ने फॉलो किया उसको। तो हम लोग भी यही चाहते हैं ना कि जो हम गाना बना रहे हैं उसको लोग पसंद करे, उसको वायरल करे, उसका कोई स्टेप वायरल हो जाए या कोई एक उसका गाने का एक लिरिक्स वायरल हो जाए। तो सबका यही लालच रहता है गाने को लेकर कि कहीं ना कहीं वो गाना इस प्रकार से भी पकड़े तो हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। हम्म। तो ऐसा रहता है। नहीं, क्योंकि मैं पवन जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और एज अ सिंगर मैं सच में मानता हूँ कि उनके गले पे सरस्वती माता विराजमान है, किस इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनकी। बट जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो छलकत थमरी जवनिया जो गाना है और उनमें वो खटिए पे लेट के वो जो डांस स्टेप कर रहे हैं वो देखने में अजीब लगता है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा, इतनी आवाज़ का धनी आदमी। मैं सच्ची बताऊं, मुझे वो स्टेप फनी लगता है मुझे अच्छा लगता है। मेरे से अगर पूछे तो मेरे को तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता लोगों को घटिया कैसे लगता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे वो स्टेप इतना फनी, जैसे मैंने पहले देखा मैंने बोला ओ तेरी ये क्या हो गया तो वो मुझे इतना क्यूट लगा ना, और मुझे हंसी आने लगी और मजा आया। मतलब मुझे उसमें कोई ऐसा खराब नहीं लगा। पता नहीं आपको घटिया क्यों लगा, आपको फनी नहीं लगा वो चीज, नहीं मुझे नहीं, तो फनी फनी लगा, बट अगर आप साड़ी उठा के नेवल पे आप वो कर रहे हो तो वो चीज़ें थोड़ी सी नहीं देख सकते हम। अब वो भी चीजें पहले होती थी, अब तो कहाँ, अब तो वैसी सारी चीजें रही भी नहीं। और वो उनका स्टाइल था, उनका पैटर्न है, वो राजा इंसान है, वो कुछ भी करे उसमें हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। उनको जो अच्छा लगे वो करे, वो उनका पैटर्न है, एक हीरो का पैटर्न होता है, वो उसके हिसाब से लोगों को लेकिन एंटरटेन। डांस स्टेप तो कोरियोग्राफर कर रहे हैं ना, पवन जी तो नहीं करते ना, कि पवन नहीं, जी के कई स्टेप। कई बार जब हमें कुछ कहना रहता है ना या करना रहता है तो हम कोरियोग्राफर को कन्विंस कर लेते हैं कि हमको ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर वो करने देते हैं, ऐसा कोई ये अच्छा, नहीं। समटाइम्स हाँ आर्टिस्ट की हाँ रहती है हाँ इम्प्रोवाइजेशन। हाँ। ओके, मुझे ये बताइए कि आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर मुझे काफ़ी कुछ बताया। क्या प्लान्स है? जैसे आपने कहा कि मैं चाहती हूँ काम करना, लेकिन अभी किस तरह का वर्क हम देख पाएंगे आपके, या हिंदी फिल्मों में कि जैसे कि आपकी तरफ रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगी कि हिंदी फिल्में मिले मुझे और हिंदी गाने, साउथ की फिल्में मिले, मेरा तो बहुत मन है। लेकिन अब देखते हैं। और रहा बात भोजपुरी का, तो मैं भोजपुरी में अधिक से अधिक अच्छा काम करूंगी। मैं ये कोशिश करूंगी कि एक कदम ऊपर ही जाऊं, जो भी मैंने आज तक किया है उससे मैं 2 कदम ऊपर रहूं, ना कि 2 कदम पीछे रहूं। तो अपने आप को मैं ग्रो ग्रो करते हुए ही देखना चाहती हूँ। तो मैं सेलेक्टेड और
हिसाब किताब से तो काम डेफिनेटली करूँगी। ओके। जी। नीलम जी, मुझे ये बताइए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कितनी प्रोटेक्टिव रहती है, कि जैसे हमने बिग बॉस में आपको जो देखा, आपकी जो पर्सनालिटी दिखी, तो हमने काफ़ी कुछ समझा कि नीलम ऐसी है, लेकिन जब वहाँ पे आप एक गटुआ वर्ड समथिंग किसी के लिए इस्तेमाल करती हैं, गटटुआ, नहीं, वो शब्द को आप मत लाइए, क्योंकि उस बारे में मुझे बात नहीं, सच में मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी सोच पे समझना चाहता हूँ, आप मत बताइए, मुझे जानना भी नहीं है। बस मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें बोलते हो और उसके आप जब बोलते हो कि मैं उस, क्योंकि आपने 2 दिन पहले भी ये सारी चीज़ मना किया कि मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, यस, तो मुझे ये समझाइए कि क्या वो चीज़ें इतनी पर्सनल होती कि सही नहीं है, वो एक लाइफ का पास्ट है जिसे आप कभी नहीं छूना चाहती? बिल्कुल नहीं, हाँ। मैं उस ट्रैक पे ही नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा टाइम या ऐसा कोई मोमेंट नहीं बताना चाहूँगी जिससे मुझे कष्ट हो। तो इसलिए मैं उसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं छोड़ चुकी हूँ, तो मैं उसमें जाना नहीं प्रेफ़र करती हूँ। ओके। लाइफ में और ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे आपकी जो बात करी ज़्यादा, हम पढ़ते हैं कि भूटान से आप आते हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें जिस तरह से स्ट्रगल आपने देखा, डैड लकड़ी काटते थे, ये सारी चीज़, तो उस तरह से आप अपने आप को लेकर कितने अवेयर हो गए हैं कि अब चीज़ें बेहतर हो, तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? मैं यही चाहूँगी कि यहाँ से मेरा जो जर्नी है और उभर के आए, काम बहुत अच्छा-अच्छा मिले, मैं अच्छा करूँ, पैसे कमाऊँ, परिवार को खुश रखूँ, मम्मी-पापा का नाम रोशन करूँ, और अपने से जितना हो पाए मैं बेहतर करने का प्रयास ज़रूर करूँ, और इन भगवान करे मिले भी मुझे सारी चीज़ें, और बस स्टार बनूँ, शाइन करूँ, लोगों का दिल जीतूँ। बिग बस बॉस चेंज कर देता है। एकदम, अगर आप एकदम, एकदम। अगर उन्होंने आपको, जैसे हमने बहुत लोगों को देखा टाइ विनर होने के बाद भी वो आज कहीं नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जो विनर ना होते हुए भी शो अच्छा काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप क्या समझ रखती हैं कि जैसे आपकी पर्सनालिटी हमने देखी, तो आप समझ रखती हैं कि जैसे मैंने आपसे पूछा भी कि आपको किसी का फ़ोन आए, कुछ ऑफर्स आए, तो प्लीज़ बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं हुँ। तो एकदम रेडी हूँ, मैं तो चाहूँगी जिसका भी फ़ोन आए या मैसेज आए, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अ इनफैक्ट बिग बॉस एक ज़रिया है जिससे मुझे इतना आगे जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं रहूँगी, अपने आप को ग्रो करते हुए मैं नहीं रोकूँगी। फाइनेंशियली कितनी हेल्प हुई बिग बॉस करने से? बहुत, बहुत, बहुत। हुँ? बहुत अच्छा हेल्प हुई। अमाउंट ऐड जी, हुआ? जी, 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 जी। ओके। बहुत, 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 मैं बोल रही हूँ ना, बिग बॉस मेरे लिए एकदम पॉज़िटिव रहा है। मैं बोल ही नहीं सकती हूँ बिग बॉस मेरे लिए नेगेटिव रहा है। बिग बॉस से मुझे ऐसा-ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, मैं एक तो स्ट्रॉन्ग बन के निकली हूँ। मैं बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल हो गई हूँ, और मेरे यहाँ से रास्ते खुल गए हैं। तो मेरे लिए बिग बॉस सच में बहुत अच्छा रहा है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि बिग बॉस ने मुझे सेलेक्ट किया, और मैं एक पार्ट बनी बिग बॉस का, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि जैसे शो में रहते सबकी ये कोशिश रहती है, यार हर दिन तो अपने सारी चीज़ें दिखाते पर्सनैलिटी, लेकिन शुक्रवार आने से पहले अपने आप को सही 2 दिन पहले डर कि जाते हैं डर सब जाते लोग। हाँ, कि ऐसा कोई काम ना करो, क्योंकि जी, सलमान के डर साथ। रहता है कि हम्म। एक तो सलमान सर डाँट देते हैं, तो उसका एक अलग प्रेशर रहता है। ऊपर से अगर जो लोग नॉमिनेट हो गए, हम्म। वो कौन बेघर हो जाएगा, उसका प्रेशर। और मेरे साथ तो रहती थी ये सारी चीज़ें। मैं तो सच में बहुत डर जाती हूँ। मैं बोली, यार क्या हो रहा है? कैसे होगा? वोट कम आएँगे? क्या होगा बाहर? सर डाँटेंगे, नहीं डाँटेंगे? तो हाँ, माहौल थोड़ा डगमगा जाता है उस घर में। थोड़ा क्या, बहुत डगमगा जाता है। हर दिन ही वहाँ बहुत ही प्रेशर में रहते हैं ना हम लोग। एक तो चारों तरफ से बंद, ना ना सन दिखे, ना मून दिखे, ना बादल दिखे, ना रोड दिखे, ना पंछी दिखे, कुछ नहीं। तो बहुत डिफिकल्ट है उधर रहना, और सरवाइव करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट, और लड़ना झगड़ना, एग्जॉस्ट। जैसे हमने कई बिग बॉस कंटेस्टेंट से बात की, तो उनका कहना था कि हम है ना अगले दिन क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग्स हमारे मतलब माइंड में आती थी कि आज ये कुछ करे, कल कुछ ऐसा करे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और नॉर्मली रहते बस उठ रहे चाय कॉफ़ी पी रहे, ये सारी। आपके थॉट्स में भी ऐसी चीज़ें थी कि कुछ मुझे बेटर देना है, कल मैं ये प्लान, कुछ ऐसी सारी चीज़ें चलती थी? मुझे बस ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ नहीं चलता था, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता था कि शहबाज जमाल के साथ बात करते ही कोई ऐसा मैटर निकल जाता था तुरंत। लेकिन वो प्लानिंग प्लॉटिंग में नहीं था, बात करते ही कुछ ऐसा हो ही जाता था। तो मेरे लिए तो बहुत ही रियल रहा है वहाँ पे सारी चीज़ें, और मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ, मैंने इतना ज़रूर सोचा है कि हर दिन अच्छे से रहना है, और लोगों को एंटरटेन करना है, जितने लोग उम्मीद लगा के रखे हैं उस चीज़ को कम से कम कायम रखना है। ओके, जी। सलमान के लिए क्या कहेंगे?
सलमान सर के लिए मैं यही बोलूंगी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। यार करती हूँ। अच्छा, और ठीक है, और वो मेरे सभी फेवरेट, करते हैं। यस ऑब्वियसली। और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और हाँ, सर से सामने सामने मिलना और उनसे बात करना बहुत जैसे एक सपना पूरा हो गया मेरे जीवन का। और उन्होंने मुझे समझाया और तारीफें की, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतना अचीव कर लिया, ये मैं सोच कर ही खुश हो जाती हूँ। और मैं चाहूंगी कि सर भी मतलब सर का जो भी आगे जो भी जर्नी है अच्छा रहे और अच्छी अच्छी फिल्में करे और हम लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्यों, उनके साथ काम करने का प्लान नहीं? हाय, तब तो मैं बेहोश ही हो जाऊंगी अगर मेरे को ऐसा कुछ मौका मिले क्योंकि ना, सच देते हैं में वो बेहोश मौका, देते हैं, ऐसा नहीं है। लगता है आप उनके बॉक्स में टिक हो पाए हो। बिल्कुल हो पाई हूँ। अगर उन्होंने मेरा तारीफ एक दो जगह किया है तो बिल्कुल हो पाई हूँ, लेकिन आई विश कि ऐसा हो। मैं सच में बेहोश हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि यार मार दो मुझे, मैं जाना चाहती हूँ आसमान में, मार दो। नहीं, देखते हैं। निकलने के बाद बात हुई? निकलने के बाद उसी दिन बात हुई थी और सर ने बोला कि आप अच्छा करो, आपने बहुत अच्छा किया है, आगे अच्छा रहे सब कुछ, इतना उन्होंने मुझे बोला था। और मैं रो रही थी उस टाइम भी। ओके, बॉलीवुड में अगर आने का मौका मिले, ठीक है, किसके साथ काम करेंगे? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन साउथ? लेकिन मुझे उधर ही जाना अच्छा, है। उधर क्या? बॉलीवुड में ऑब्वियसली एसआर के, सलमान खान, आमिर खान और जैसे अपना क्या नाम है उनका, राजकुमार राव, मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे एक्टर है यार, कितना सारा नाम करंट लेकिन में हाँ, पूछना चाहता था, ठीक है, आपने लेजेंड्स के नाम करंट ले। में तो फिर तो ऑब्वियसली वन एंड ओनली सलमान खान। अच्छा, और अगर साउथ में तो फिर तो अल्लू अर्जुन। इंस्पायर्ड हैं किसी से, अगर कोई एक्ट्रेस जिसको आप इंस्पिरेशन रहा है इंडस्ट्री में आपके लिए? मेरे लिए तो आई थिंक सो मुझे ऐसा मतलब मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी। मुझे अच्छे लगते हैं वो, हाँ, उनका बात और ये सारी चीजें बहुत सेंस वाले करते, तो मुझे पसंद है वो एज अ नेचर, और बहुत मेहनती भी है, तो अच्छे लगते हैं। धक धक गर्ल के लिए आप कुछ कर? धक धक गर्ल के लिए मुझे टैग मिल गया है कि मैं भोजपुरी की धक धक गर्ल हूँ। और मेरे लिए मैं तो बहुत खुश हूँ मुझे ये टैग मिला। और बहुत लोगों का धक धक मैंने बढ़ाया है बिग बॉस के घर में, बस अपना काम हो गया। मैं एक्ट्रेसेस में समझना चाहता जैसे माधुरी एंड ऑल आप, तो आपको अगर वो टैग मिला तो क्या रीजन है, कि मैं ये समझना चाहता हूँ क्या वो वहाँ से कनेक्ट हुआ, कुछ इंस्पिरेशन है माधुरी जी से आपकी? पता नहीं, लोग मुझे बिग बॉस में ही ऐसे बोलते थे कि शायद मैं मेरी स्माइल उनको अच्छी लगती थी, या जब मैं भोजपुरी डांस वहाँ पे करना चालू कर दी थी तो सब धक धक हो जाते थे। जैसे कि बसीर एंजॉय करता था बहुत, उन लोगों को मजा आता था, बोलते थे कि यार क्या पावर है, क्या मजा आता है म्यूजिक में, गाने में। तो इस वजह से मुझे वो टैग मिला है। हम्म। एक बार वो जो आपने आवेश को कहा था तू जाके बदला लिया है, तू बदला लिया है, तू बदला लेता है, तू फट्टू है। आवेश, दिस इज फॉर यू। सीधा जा, लेफ्ट ले, चाय बना और सबको पिला। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, सचमुच आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच। और आप काम करें, बेटर और वर्क करें, और आपको यूँ देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच नीलम।